हेलो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम से स्टार्ट हैं और इस एग्ज़ाम्स के एनालिसिस पे बेस पे हमने जीके की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट कर रखी है। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। तो गाइस, इस क्लास को देखने आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले शिफ्टों में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। और गाइस, मैं साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन भी कराता हूँ, तो गाइस उस पर भी बहुत ध्यान देना क्योंकि उसके अंदर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और गाइस, जो भी ये वीडियो है वो पूरी देखना, जब भी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कितना हाई है और आपके एसएससी एमटीएस में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो एक्सप्लेनेशन कराता हूँ वो भी सेम एक्सप्लेनेशन में से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो गाइस, ये वीडियो पूरी देखना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की? तो ऑप्शन है एच.एन. कुंजरू, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, या ऑप्शन डी राम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। और तो इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय व द्वारकानाथ टैगोर ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल था और इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में की गई थी। जो इसके उद्देश्य क्या थे? ब्रह्म समाज के उद्देश्य सती प्रथा का विरोध करना और मूर्ति पूजा का विशेष विरोध करना। और जो राजा राम मोहन राय है, इनको जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। और इन्होंने जो है और भी कुछ काम किए थे, जैसे कि बाल विवाह का जो है विरोध किया था। आधुनिक शिक्षा का जो है इन्होंने आधुनिक शिक्षा पे बल दिया था और विधवा पुनर्विवाह पर भी इन्होंने जोर दिया था। तो इसी कारण इनको जो है कुछ उपनाम दिए गए हैं, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया और आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा गया है। इन्होंने कुछ अखबार भी चलाई हैं, जैसे संवाद कुमोदनी और बंगदूत। और कौन चलाई, और चलाई है एक मिरात उल अखबार। तो ये तीन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। और जो इनकी समाधि है वो कहाँ पे है? वो इंग्लैंड में है, ब्रिस्टल में। और अब हम देख लेते हैं ऑप्शन बी, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। और इन्होंने आर्य आर्य समाज की स्थापना की है मुंबई में। और 1876 में इन्होंने स्वराज का नारा दिया था, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है आगे भी। और 1886 में इन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना की थी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा है? अध्याय 4, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अध्याय 2, या ऑप्शन सी अध्याय 3, या ऑप्शन डी अध्याय 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अध्याय 2। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जैसे कि जो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में संसद के आर्टिकल की चर्चा है। और अध्याय 2 में आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक चर्चा की गई है। और भाग 5 में कुल जो है 5 अध्याय हैं। और अध्याय 1 में जो है कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चर्चा है। और जो है अध्याय 2 में जो है संसद की चर्चा है। और अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति की चर्चा है। और अध्याय 4 में जो है संघ की न्यायपालिका की चर्चा है। अध्याय 5 में भारत के लोकतांत्रिक महान लेखा परीक्षक की चर्चा है। और तो हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? तो ऑप्शन ए है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कविराज। अब हम इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं।
जैसे ये एक बहुत ही महान योद्धा थे जिनके पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम, और माता जो थी कुमार देवी, जो लक्ष्मी राजकुमारी थी। और जो बेसेंट सुमित हैं, इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा था इन्होंने। और यह एक कुशल वीणा वादक भी थे, और इनके सिक्के पर जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। और इसे कविराज की उपाधि प्राप्त थी। और जो इनके संस्थापक देख लेते हैं हम, जो कि किनके, गुप्त वंश के। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे, जो कि 275 से लेकर 300 ईसा तक गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद आए थे घटोत्कच, जो कि 300 से लेकर 319 ईसा तक। और उसके बाद आए थे चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 से 334 ईसा तक। और इन्होंने ही स्टार्ट करा था, गुप्त संवत चलाया था। उसके बाद आए थे समुद्रगुप्त, जो कि 335 से लेकर 380 ईसा तक। और दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन, जो कि इनके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। और चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे उसके बाद, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी 380 से लेकर 415 ईस्वी तक। और इनका जो मूल नाम था वो क्या था, देवराज था। और देवगुप्त, विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि ली थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, विक्रमादित्य की उपाधि किस राजा ने ली थी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और उसके बाद आए थे कुमारगुप्त, जिन्होंने क्या बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 16, या ऑप्शन सी 15, या ऑप्शन डी 14। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। तो जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16। और इसका सिंबल होता है एस। और ये क्या है, एक ये नॉन मेटल है, हल्के पीले रंग का होता है। और क्या है इसके बारे में, जैसे 10th मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑन अर्थ है ये। और यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज होता है ये रबर इंडस्ट्री में, वल्कनाइजेशन प्रोसेस के लिए। और सल्फ्यूरिक एसिड में यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, और पेट्रोलियम रिफाइनरी में यूज होता है, और गन पाउडर बनाने में भी यूज होता है। और जो सल्फर होता है उसको बर्न करने पर क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो ये 18 है ये किसका है, 18 है आर्गन का। और 14 किसका होता है, 14 होता है फोस्फोरस का। और 15 किसका होता है, 15 होता है हमारा, सॉरी 14 होता है फोस्फोरस का, और 15 होता है हमारा सिलिकॉन का। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो गाइज अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, परितंत्र या परिस्थितिक तंत्र शब्द जो है सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है चार्ल्स सदरलैंड एल्टन, या ऑप्शन बी आर्थर टेनेस्ले, ऑप्शन सी फ्रेडरिक एडवर्ड क्लीमेंट्स, या ऑप्शन डी यूजीन ओडम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थर टेनेस्ले। जो परिस्थितिक तंत्र है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जीवों का वातावरण के साथ जो है संबंध का अध्ययन ही कहलाता है परिस्थितिक तंत्र। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की कौन सी झील जो है विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। तो ऑप्शन ए है वूलर झील, ऑप्शन बी जो है वारापानी झील, या ऑप्शन सी लोकटक झील, या ऑप्शन डी डल झील। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वूलर झील। तो जो वूलर झील है वो कहाँ पे है, वो जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसका निर्माण जो है यूरेशियाई प्लेट व प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट के टकराने के कारण हुआ था। और ये जो है भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। और जम्मू एंड कश्मीर में और कौन सी झील है, जैसे डल झील भी वहीं पर है, और शेषनाग झील भी वहीं पर है। और जो ये लोकटक झील है ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। और ये जो है रामसर साइड बनी थी 1990 में। और इसके ऊपर जो है केल
केबुल लामजो नेशनल पार्क है, जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और बारापानी जो झील है ये कहाँ पर है, ये है मेघालय में। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्धिक संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी जौनपुर या ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी। तो जो वाराणसी है वहां पर क्या है, धामेक स्तूप है। और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के जो गुरु थे गौतम बुद्ध, उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था यहाँ पे। तो ये कहाँ पर है, ये सारनाथ जिले में स्थित है, वाराणसी के। और इसको जो है धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है। और जो इसको है सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और आगरा में क्या है, आगरा के अंदर ताजमहल है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सैयद वंश के ठीक बाद निम्न में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इसका ऑप्शन ए है लोधी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी राजपूत वंश या ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोधी वंश। तो जो दिल्ली सल्तनत है उस पे सबसे पहले कौन सा वंश आया था? सबसे पहले आया था गुलाम वंश, जिसने 1206 से 1290 तक शासन किया था। और इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आया था खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 तक था। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश आया इसके बाद, जो जिनका कार्यकाल कब था? 1320 से लेके 1414 ईसा पूर्व तक। और इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। और इसके बाद कौन सा है? इसके बाद आया सैयद वंश, जिसका कार्यकाल है 1414 से 1451 तक। और इसके संस्थापक कौन से? इसके संस्थापक थे खिलजी खां। और इसके बाद कौन सा आया था? इसके बाद आया था लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक। और इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और जो 1526 में क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसके अंदर मुगलों की जीत हुई। और इसके बाद जो है मुगल वंश आ गया था। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय राज्य सरकार ने परियोजना क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया था? प्रोजेक्ट क्लैप स्टार्ट किया था। और भी देख लेते कुछ, जैसे एमपी की कौन कौन सी है 2-4 योजनाएं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना। और राजस्थान में कुछ योजनाएं जैसे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क आपूर्ति फूड पैकेटिंग योजना और विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। और यूपी में कुछ है जैसे मुख्यमंत्री समय ग्राम विकास योजना और निशुल्क बोरिंग योजना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जो नुआखाई फेस्टिवल है ये कहाँ? उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये सितंबर के माह में मनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको नलाना फेस्टिवल भी कहते हैं। और कोई फेस्टिवल जो है उड़ीसा में और फेस्टिवल जो होता है धनु यात्रा होता है। और असम के अंदर कौन कौन सा है? बिहू, अम्बुबाची और करम पूजा। और बिहार में कौन कौन सा है? बिहार में जैसे छठ पूजा, बुद्ध जयंती और मकर संक्रांति। तमिलनाडु में फेमस क्या है? तमिलनाडु में पोंगल। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश के बारे में है? ऑप्शन ए कृषि और पशुपालन को संगठित करने, ऑप्शन बी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है डीपीएसपी के अंदर, और ये भाग 4 में आता है, जो कि 36 से 51 तक। तो जो इसके अंदर है, जैसे कि ऑप्शन ए है कृषि और पशुपालन को संगठित करने, ये किसके अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 48 में। और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये किसमें आता है? आर्टिकल 50 में। और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो ये किसमें आता है? ये आता है आर्टिकल 44 में। और समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गोवा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ऑप्शन नंबर 12 है, नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा कामकाजी आयु के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है 44%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 66% या ऑप्शन डी 85%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 66%। तो जो 66% हिस्सा है वो किसके अंदर आता है? कामकाजी आयु के अंतर्गत आता है। 2018 के जो है राष्ट्रीय जन्म दर जो है, और जो कि सर्वाधिक जो कि जन्म दर कहाँ की है? बिहार की है 26.2, और न्यूनतम जन्म दर कहाँ की थी? अंडमान निकोबार की 11.2। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री डैश का एक संस्करण है। तो ये किसकी है? ऑप्शन ए श्रीदेवी, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा जोन्स, या ऑप्शन सी विद्या बालन, या ऑप्शन डी कंगना रनावत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा जोन्स की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग डैश में लगाता है? ऑप्शन ए 29 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, या ऑप्शन सी 24 दिन, या ऑप्शन डी 27 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 27 दिन। तो पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर कब जो है 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, और पृथ्वी से लगभग जो है 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर कोई भी गैस नहीं है। चंद्रमा का घूर्णन व परिक्रमण जो गति है वो सेम ही है, और यहाँ पर जो है वैक्यूम होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है लाइट ट्रैवल कर सकती है पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि पिछली बार भी पूछा गया था, बीपीएससी में भी पूछा गया था, कि जो अगर चांद पे बम फट जाएगा तो उसकी आवाज कहाँ तक सुनाई देगी? तो इसका आंसर होगा कि उसकी आवाज कहीं नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए जो है किसी मीडियम की जरूरत होती है, और लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को परिस्थापित करने की अनुमति होती है? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई सीमा नहीं है। तो इसके अंदर जो है टोटल 11 खिलाड़ी जो हैं भाग लेते हैं, और 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स के रूप में इनको खेला जाता है। और हॉकी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, भारत में हुआ था, और 2024 का जो है वो ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ था, जिसको नेदरलैंड ने जीत लिया था मलेशिया को हरा करके।
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस स्पर्धा में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 या 2021 में खेला गया था जो इसमें कोई पदक नहीं जीता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला हॉकी में। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जापान के कैपिटल टोक्यो में। तो भारत ने जो है 7 पदक जीते थे और 48वें नंबर पे रहा था। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कपड़ा उद्योग में मूल्य संवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है रंगाई और परिष्करण, या ऑप्शन बी फाइबर उत्पादन, या ऑप्शन सी परिधान निर्माण, या ऑप्शन डी कताई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगाई और परिष्करण। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए मूल्यांकन विवरण, या ऑप्शन बी राजकोषीय बजट, या ऑप्शन सी वार्षिक बजट विवरण, या ऑप्शन डी वार्षिक वित्त विवरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वार्षिक वित्त विवरण। तो जो वार्षिक वित्त विवरण है उसको क्या कहा जाता है? उसको बजट भी कहा जाता है, जो कि प्रत्येक 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी ऑप्शन ए 1645, ऑप्शन बी 1640, या ऑप्शन सी 1651, या ऑप्शन डी 1648। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1651। तो जो 1651 को है इंग्लिश फैक्ट्री जो है हुगली नदी पर स्थापित की गई थी, और 1696 तक जो है कंपनी ने इसके चारों ओर जो है किला बनाना शुरू कर दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सर्वप्रथम भारत के व्यापार करने के लिए 1608 में सूरत तट पर पहुंची तथा 1613 में पहला कारखाना लगाया सूरत में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के रॉयल चार्टर से हुई थी। 1774 को जो 1874 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया था। तो आने का क्रम देख लेते हैं हम कि पहले कौन सी कंपनी आई थी। पहले आई थी पुर्तगाल, फिर उसके बाद आई थी अंग्रेज, फिर उसके बाद आए थे डेनिश, और उसके बाद सबसे एंड में आए थे फ्रेंच। तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गदम रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए सतरिया, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, या ऑप्शन सी मणिपुरी, या ऑप्शन डी कथक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मणिपुरी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए रिक्तीकरण, ऑप्शन बी कटाई, या ऑप्शन सी घुसपैठ या इन्फिल्ट्रेशन, या ऑप्शन डी रीचिंग रीचिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इन्फिल्ट्रेशन। तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मई 2022 में भारत के मुख्य G20 समन्वयक कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अजीत डोभाल, या ऑप्शन बी राजीव गाबा, या ऑप्शन सी शशि थरूर, या ऑप्शन डी हर्षवर्धन श्रृंगला।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी उड़ीसा या उड़ीसी, ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुरी। तो इनको जो है 1996 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था और 2018 में जो है कालिदास सम्मान भी इनको दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंडित रविशंकर का नाम डैश डैश संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो इनकी राजधानी क्या है? काबुल इसकी राजधानी है। काठमांडू किसकी है? नेपाल की। और जो कांधार जो है वो किसमें है? वो तो अफगानिस्तान में है। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। तो गाइस थैंक यू, आज के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइस।